सरफेस टेंशन है ना। इस लेक्चर में हमको सरफेस टेंशन के बारे में समझना है। इसका फॉर्मूला देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब तक देखिए जो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं है ना, चाहे वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो और चाहे वो बर्नौली प्रिंसिपल हो, ये सब कुछ जुड़ा हुआ था फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ के बेस पर है ना। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ हम उसमें इंक्लूड करते थे। तो सरफेस टेंशन भी क्या होता है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम किसी फ्लूइड के इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस के स्टडी करें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कोई एक पॉट ले लिया मैंने और मान लीजिए ये है सरफेस का फ्लूइड का फ्री लेयर, फ्री सरफेस है और नीचे फ्लूइड फील्ड है भरा हुआ। तो अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात करूं, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है उस फ्लूइड का, तो होता क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं। तो इसके चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींचते रहेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाते रहेंगे। तो अगर देखा जाए किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल पर जो कि इसके अंदर डिप्ड है, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 पाई जाएगी, नेट फोर्स। लेकिन अगर हम इस सरफेस पे आ जाएं और कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल लें जो कि ये मान लीजिए यहाँ पर इसी सरफेस पे हो, जैसे कि मान लीजिए ये रहा, ये एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया, कोई एटम ले लिया समझिए है ना। तो अब क्या है कि इस एटम पर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उस पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ऊपर कोई है ही नहीं तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर किसी हाफ की बात कर ले, मान लीजिए ये हाफ है, हाफ ऊपर हाफ नीचे है, तो क्या होगा कि ये इस तरफ डायरेक्शन फोर्स लगेगा है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लग रही हैं वो चारों तरफ इक्वल नहीं है, यानी कि वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं ला सकती। तो अब इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, चारपाई जिसे गांव में खाट भी कहते हैं, उस पर जब हम सोते हैं तो वो क्या होता है, वो पूरा स्ट्रेच होता है, उस तरीके से स्ट्रेच होता है और हम क्या करते हैं, अपना वेट उस पर डाल देते हैं और बियर करते हैं। वैसे ही ये जो सरफेस है इन फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, पूरा स्ट्रेच हो रहा। तो यहाँ पर जो सरफेस पर किसी भी फ्लूइड के सरफेस पर क्या होता है, इस इलास्टिक स्ट्रेच फॉर्म में वो बना रहता है एकदम। अब ये जो इलास्टिक स्ट्रेच फॉर्म में बना हुआ है इसे ही कहते हैं सरफेस टेंशन, इसे ही कहते हैं सरफेस टेंशन है ना। देखिए डेफिनेशन में देखिए, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फोर्स द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स। कैसे बिहेव करता है, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ अब देखिए इस बात को समझिए, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये इसका जो नेचर होता है ना फ्लूइड का, सरफेस का, वो हमेशा नेचर बना रहता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, सिकुड़ जाए। सिकुड़ने की करता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो कोशिश उसकी हमेशा वही रहेगी कि एक ऐसे शेप को अडॉप्ट किया जाए जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा है ना। जैसे वाटर की बूंदें, जब पानी की बूंदें जब बारिश में आती हैं तो वो गोल होती हैं, आप कोई भी पानी गिराएंगे तो क्या होगा, गोल हो जाएगा। हालांकि अगर उसका वेट ज़्यादा हुआ तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में इस तरीके से आ जाएंगे, वेट ज़्यादा हुआ तो। अगर वेट कम होगा तो क्या होगा, ये सर्कुलर होंगे। आप मरकरी के ड्रॉपलेट्स देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स अगर मरकरी आप किसी सरफेस पे डालेंगे तो छोटे छोटे सरफेस जो होंगे वो स्फेरिकल होंगे। लेकिन जैसे ही आप हैवी मरकरी वेट लेंगे, जैसे ड्रॉपलेट लेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये फैल जाएंगे, इस तरीके से फैलेंगे। और छोटे वाले क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। ये किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की हमेशा कोशिश करता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है समझिए। वैल्यू इसकी किस तरीके से फाइंड करते हैं कि मान लीजिए मैं एक और फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पर साइड में
हमने क्या किया कि ये एक ले लिया और इसको मैं आपको ऊपर से सर्कुलर सरफेस दिखा रहा हूँ, ऊपर से आप देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये सर्कुलर सरफेस है पूरा। यहाँ पर हमने कोई एक इमेजिनरी लाइन मान ली, कोई एक इमेजिनरी लाइन है सरफेस पर है, सरफेस पर, तो इस सरफेस पर क्या होगा, इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स लग रहे हैं इस तरीके से। अगर इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ L हो तो इस पर जो लगने वाला सरफेस टेंशन का फोर्स होता है सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कहलाता है सरफेस टेंशन फोर्स। और इसका यूनिट यहाँ पर हो जाता है न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज किया जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देकर के, लेकिन वो जो यूनिट होता है वो प्रेशर का होता है, वो स्ट्रेस का होता है। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जो मैंने एक तो आपको एग्जांपल दे दिया कि ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होती हैं सर्कुलर हो जाती हैं। दूसरा इसका एग्जांपल ये है कि जब आप पेंट का ब्रश होता है, जब आप उसे पानी में डुबाएंगे और बाहर निकालेंगे तो देखेंगे वो सब एक दूसरे के चिपक जाएंगे, क्योंकि वहाँ वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गई उस ब्रश के पे लगी हुई हैं, वो क्या कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, छोटा होना चाहती हैं, सरफेस एरिया कम करना चाहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पेंट के ब्रश होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। मरकरी का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ये एक एग्जाम्पल होता है। तो ये हो गया सरफेस टेंशन, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी लगाते हैं अभी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। क्या होता है सरफेस एनर्जी, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोग ये जाना कि मान लीजिए कोई लिक्विड फिल्ड है कोई पॉट में, बर्तन में, और उसका जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऊपर उन्हें खींचने वाला कोई नहीं है, उनको नीचे खींचने वाले, उसके राइट खींचने वाले, लेफ्ट खींचने वाले, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो बार बार उनको खींच रहे हैं। और खींचने के बाद क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है उनका, है ना। अब अगर मान लीजिए ये जो इंटीरियर में अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है, अगर आप उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहें, यानी कि अंदर जाने वाले इंटीरियर के मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाना चाहें, तो आपको उनके अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क आप करेंगे उसके सरफेस को इंक्रीज करने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स को इंटीरियर से सरफेस पे लाने के लिए, वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। उस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम कहते हैं, जो वर्क डन किया गया उसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। आयशा क्लियर है क्या सरफेस एनर्जी होता क्या है? क्लियर आयशा? ठीक है। अब आइए एक एक्सपेरिमेंट, इसका पहले बात तो फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझिए। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। जो वर्क डन किया गया अपॉन जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया गया, वो कितना इंक्रीज किया उसकी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। कैसे समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया हुआ है ABCD, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको देखिएगा। अभी मैंने रेक्टेंगल लिया ABCD, ये 4 अलग अलग समझो पतली रॉड है, निडल टाइप की हैं, 4 हैं, AB BC CD और DA। इन सब की वैल्यू क्या है, L है ना। तो ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये L हो गया, ये भी L होगा अपना। अब इन चारों में से 3 फिक्स हैं, AD CD और BC, ये फिक्स है, सिर्फ AB मूव कर सकता है। अब मैंने इन चारों को उठाया और एक किसी सोप में, साबुन में डाल दिया, कि जहाँ पर फिल्म क्रिएट हो सकी, है नहीं। तो जब फिल्म क्रिएट हुई तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये सोप फिल्म है, यानी यहाँ पर क्या आ गया, फ्लूइड आ गया, ये पूरा का पूरा एरिया फ्लूइड से फिल हो गया। अब आप जानते हैं कि जहाँ पर फ्लूइड आएगा वहाँ पर सरफेस टेंशन होगा। तो सरफेस टेंशन का क्या काम होता है, वो अपनी सरफेस एरिया को डिक्रीज करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है वो उन चारों साइड को अपनी तरफ खींचेगा,
ये फिल्म क्या करेगी इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, खींचेगी चारों को, लेकिन ये चारों तो मूव कर नहीं सकते। मूव तो सिर्फ ये कर सकता है ए बी, मूव ए बी कर सकता है। और इसको तो ए बी को ये खींच रहे हैं कि देखिए सिग्मा से मैंने दिखाया है ये सरफेस टेंशन इसके ऊपर लग रहा, ठीक है। अब इसको ऊपर ये लग रहा है, हम लोगों ने क्या किया कि इसको इस ए बी को इस फोर्स के अगेंस्ट खींच के यहाँ ए डैश बी डैश पे ले आए। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने। तो अगर मैं वर्क डन फाइंड करूं तो वर्क डन होगा दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा, सॉरी फोर्स की बात हो रही है ना, फोर्स होगा F बाई एल, तो यहां से फोर्स हो जाएगा सिग्मा एल। तो फोर्स आ गया सिग्मा एल इंटू एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अभी एक गलती हो रही है कि फोर्स क्या सिर्फ एक साइड लग रहा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसको देखिए, ये मान लीजिए चार साइड थे, एक साइड ये, एक साइड ये, और दिस एक साइड ये, और एक साइड ये, तीन साइड फिक्स थे। ये साइड मूव कर सकता है। अब देखिए इस पर फोर्स लग किधर रहा, इधर इस तरफ फोर्स लग रहा। कौन फोर्स लगा रहा है, ये फिल्म इसको खींच रही। इस फिल्म के सरफेस कितने हैं, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये भी तो है। अब इसके दो सरफेस है ना, और जो फोर्स लगता है सरफेस टेंशन वो सरफेस पे लगता है, फ्लूइड पे नहीं लगता, फ्लूइड के सरफेस पे लगता है। चूंकि सरफेस यहाँ दो हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तो फोर्स भी दो लगेंगे, इधर भी एक लगेगा और इधर भी एक लगेगा। ये दोनों इसको क्या करेंगे, खींचना चाहेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा वो 2 सिग्मा एल करके लिखूंगा। तो यहाँ से जो वर्क डन आ गया वो आ गया 2 सिग्मा एल एक्स। ये बात होगी वर्क डन की। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जब ये ए बी मूव करके ए डैश बी डैश तक पहुंचा तो कितना एरिया ये चला, दिस डिस्टेंस इंटू दिस डिस्टेंस, तो x इंटू एल, तो ये हो जाएगा एक्स एल। यही तो एरिया इसने इंक्रीज हुआ इसमें। अब इसमें भी देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसने सिर्फ एक्सेल कवर नहीं किया है, इसने 2 एक्सेल कवर किया है। एक सरफेस एरिया इधर बढ़ा है तो दूसरा सरफेस एरिया इधर भी तो बढ़ा है। कोई भी फिल्म होगी, कोई चादर होगी, है ना, कोई कर्टन है, तो उसके दो सरफेस होंगे, एक उधर होगा एक इधर होगा। और चूंकि फोर्स सरफेस पे लग रहा है, एरिया सरफेस का बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, डबल कर देंगे हम लोग, 2XL। जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 2XL हो गया। अब यहां पर अगर फाइंड किया जाए सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, तो वैल्यू हम वहां पर रखेंगे, वर्क डन कितना आया था, 2 सिग्मा एल एक्स अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया 2XL। देखिए 2 से 2 कैंसिल, x से x और l से l, वैल्यू आ गई सिग्मा। और हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस टेंशन। यानी कि जो सरफेस एनर्जी होता है, सरफेस एनर्जी वो सरफेस टेंशन के इक्वल होता है। एक रिजल्ट तो हमें ये मिला। अब अगर सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल है तो इस फॉर्मूले में क्या हम सरफेस टेंशन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यानी यहां हो जाएगा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला ये आ गया। ये 3 बातें यहां पर याद रखनी जरूरी है कि सरफेस जो एनर्जी होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है,
और चूंकि सरफेस एनर्जी ही सरफेस टेंशन के बराबर होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सरफेस टेंशन की वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। तो सरफेस टेंशन पर न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल फ्रॉम ए रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। यानी कोई सोप बबल है, हमने उसके सरफेस को एरिया को इंक्रीज़ किया। जाहिर सी बात, एरिया इंक्रीज़ करने पर सरफेस एनर्जी वहाँ पर होता ही है ना। तो उसका जो इनर रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, उसका पहले जो रेडियस था वो R1 था 2 सेंटीमीटर, और जब इंक्रीज़ करने के बाद वो हो गया 3 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज़, ये गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है। चलिए तो देखिए एक चीज़ और, मैंने जो आंसर गिवन है ना वो अर्ग में गिवन है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, ये दोनों CGS में गिवन है, तो SI में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में SI में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करते हैं, अगर मैं फाइंड करूं कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वो जो इंक्रीज होगा वो होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पहले जितना रेडियस था उससे इंक्रीज करके R2 हो गया, लेकिन अब चूंकि सोप बबल है, समझिए सोप बबल है, तो आउटर सरफेस पे भी एरिया इंक्रीज हो रहा होगा और इनर सरफेस पे भी एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब जो एरिया इंक्रीज होगा वो 2 होगा, 2 × अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो 8 पाई R स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर यानी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस R1 2 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो बचेगा 5 × 8, ये आ जाएगा 40 पाई। ठीक है, ये हो गया नहीं 4/3 वो होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई R क्यूब। हाँ, एरिया का फॉर्मूला तो 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, हाँ अच्छा, तो अब फॉर्मूला हमारे पास है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन, ये होता है इंक्रीज इन एरिया। तो हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं 40 पाई, और सरफेस टेंशन कितना है वो गिवन है 39 पर सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे 40 × 3.14 × 30। ये देखिए टोटल, ये तो 1200 आ ही रहा है, और 1200 × 3 3600 और 0.4 है, तो अपने आप देखिए वही आंसर आ जाएगा, उसी के आसपास 37704 उसके आसपास आएगा एग्जैक्ट। वो देखिए 3.14 हो सकता है, उसने 2 डिजिट ज़्यादा लिया हो। और यहाँ पर जो वर्क डन का यूनिट बनेगा वो अर्ग बनेगा। ये जो अर्ग यूनिट होता है वो होता है CGS में, है ना। SI यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सॉल्यूशन इज 0.03 न्यूटन पर मीटर, ये सिग्मा की वैल्यू है सरफेस टेंशन। हाउ मच वर्क इज डन टू प्रोड्यूस ए सोप बबल ऑफ रेडियस 0.05 मीटर। तो यहाँ पर अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया, या इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अब जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन चूंकि सोप बबल है तो अंदर एक सरफेस होगा बाहर एक सरफेस, तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू सरफेस टेंशन सिग्मा वैल्यू, है ना। वैल्यू रख देते हैं 2 × 4 × 3.14 इंटू रेडियस 0.05 का स्क्वायर इंटू सिग्मा की वैल्यू 0.03। इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट यही आंसर हमें मिल जाएगा 1.884 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे,
चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, है ना, जो अक्सर एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं इसके। चलिए, तो ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है और हर क्लास में इसको कराया भी जाता है आमतौर पर। ए मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर स्प्रेड इनटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स। एक मरकरी का ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, वो टूट गया, 10⁶ ड्रॉपलेट में टूट गया और इक्वल साइजेज में है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड, यानी हमें क्या करना है, वहाँ पर सरफेस एनर्जी फाइंड करना है। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज 32 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो कैपिटल आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई बड़ा ड्रॉपलेट छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूटता है तो उनका सरफेस एरिया कभी इक्वल नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो यानी यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ 10⁶ ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स, 10⁶ ड्रॉपलेट्स यानी 4/3 पाई r³। मैंने जो स्मॉल r लिया है वो रेडियस है छोटे ड्रॉपलेट का, इंटू 10⁶, ये तो एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम हुआ, 10⁶ कर दिया, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल r³, बिग ड्रॉपलेट का रेडियस। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हुआ, स्मॉल r हमें निकालना है तो स्मॉल r³ ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा r³ इंटू 10⁻⁻6, नीचे गया ऊपर माइनस प्लस चले गए, r इधर से निकालना होगा तो ये आ जाएगा r³ इंटू 10⁻⁻6 का पावर में 1/3, यहाँ 3 था उधर जाकर 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा और यहाँ क्या बचेगा, r 10⁻⁻² मीटर। बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट हमेशा इसको फाइंड करने में, है ना। अब आप आगे बढ़िए, पहले चलिए मैं यहीं पर फिर से पॉज कर रहा हूँ, आपको करने का मौका दे रहा हूँ। कैलकुलेशन सीखा जाता है और उससे फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ जाता, है ना। जब आप उसको ध्यान देंगे ना कि कैलकुलेशन हो कैसे रहा है, वो आपको चीज़ें बहुत आसान करके बताएगा। स्मॉल r यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻² इंटू कैपिटल R की वैल्यू 10⁻⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर, स्मॉल r आ गया। अब हमें चेंज इन एरिया फाइंड करना है तो इनिशियल और फाइनल एरिया हमें पता होना चाहिए। इनिशियल एरिया की बात की जाए, इनिशियल एरिया वो होगा 4 पाई r² कैपिटल R, तो 4 पाई इंटू R, कैपिटल R है 10⁻⁻²। हाँ सही है, लिख सकते हैं उसको भी, नहीं वो लंबा हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, देखते जाइए अभी मैं सिखा दूंगा आपको, है ना। 10⁻⁻4 हो गया, ये एरिया हो गया इनिशियल, ठीक है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में। फाइनल एरिया अगर देखा जाए तो वो होगा 10⁻⁶ इंटू 4 पाई स्मॉल r², ये एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर देखिए 10⁻⁶ इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल r, यह है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो देखिए ये 10⁻⁻4 है, ये 2 हो जाएगा 10⁻⁸, 10⁻⁸ से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब मैं अगर इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड करूं तो वो होगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, देखिएगा सॉल्यूशन में देखिएगा, फाइनल एरिया ये था, ये आया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻4। अब आपको यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ 10 का पावर अलग है, यहाँ 10 का पावर अलग है, तो पावर एक साथ करो, पहले पावर क्या करो एक साथ करो। उसको कैसे कर सकते हैं, देखो 4 पाई इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 पाई
इंटू 10 पावर माइनस 4। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? अब देखिए 10 का पावर 4, 10 पावर माइनस 4 है ना, 10 पावर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और 4 पाई कॉमन ले लेंगे, 4 पाई 10 का पावर माइनस 4। अंदर क्या बचा? यहाँ बचा 10 स्क्वायर, यानी ये हो गया 100 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, ये आ जाएगा 99, तो यहाँ आ गया 4 इंटू 99 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4। अब वर्क डन आप फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं माइनस, अरे सॉरी ये क्या दिया हुआ हमें, सरफेस टेंशन यानी सिग्मा। अब ये वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू 99 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू सिग्मा के वैल्यू 32 इंटू 10 पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे ये आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से, है ना, यह आ जाएगा 3.98 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल आंसर। तो कैलकुलेशन भी सीखा जाता है। अब ये ट्रिक याद रहेगा ना, आपको पावर सेम करना है ताकि आप कॉमन लेकर के माइनस कर सकें वहाँ पर, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको।